अब बेसिकली सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डायमेंशन क्या होती है। जैसे कि आपको पता है 3 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, मास, लेंथ और टाइम। ठीक है, तो मास का जो मतलब डायमेंशन एनालिसिस में हम क्या करते हैं, मास को m लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और लेंथ को l लेटर से। तो जब भी डायमेंशन रिप्रेजेंट करनी होगी तो ये वाले ब्रैकेट्स लगेंगे, टाइम को t से, ये इन सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बेसिकली डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन क्या होती है, जैसे मान लो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, तो क्या है, डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स इन विच यूनिट ऑफ बेस क्वांटिटी आर रेज्ड। बेसिकली डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन होती है जो बेस क्वांटिटी वो कितने पावर से रेज हुई है। जैसे कहने का मतलब देखो, मान लो मैं कहूँ कि वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ की डायमेंशन, लेंथ को भी L से ही रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि वो भी लेंथ ही है, ब्रेथ भी लेंथ है, L से रिप्रेजेंट करेंगे और H को भी L से ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो L कितना हो गया, ये L क्यूब हो गया। तो हम कहेंगे कि अगर मैं कहूँ वॉल्यूम में लेंथ का डायमेंशन क्या है, तो लेंथ का डायमेंशन 3 है। आया समझ में कि मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी है वो कितने पावर से रेज हुई है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं। जैसे 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 मान लो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का जो डायमेंशन, जो फॉर्मूला होता है वो आता है कि LT-1। तो अगर मैं कहूँ कि इस जो वेलोसिटी हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसमें लेंथ की डायमेंशन कितनी है, तो लेंथ की डायमेंशन कितनी हो जाएगी, 1। अगर मैं पूछूं टाइम की डायमेंशन कितनी है, तो टाइम की हो जाएगी -1। तो डायमेंशन मेरे हिसाब से समझ आया होगा। अब है डायमेंशन फॉर्मूला, यानी जो एक्सप्रेशन हमको जो एक्सप्रेशन डायमेंशन एनालिसिस में यूज होती है उसको हम डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, द एक्सप्रेशन विच शोज हाउ एंड विच ऑफ द बेस क्वांटिटी रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा क्या था, जैसे फॉर एग्जांपल वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो अब मैं कहूँ कि डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट लेंथ ही तो होती है, और टाइम क्या होता है, t। तो लेंथ को L से रिप्रेजेंट करते हैं, t को t से ऊपर लेके जाएंगे इसको, तो पावर पॉजिटिव है 1 की, तो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी। LT-1 ये हमारी क्या हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा, इसी को डायमेंशनल फॉर्मूला बोलेंगे। अब इसमें अगर मैं बोलूँ लेंथ की डायमेंशन क्या है, तो लेंथ की डायमेंशन 1 है, t की डायमेंशन कितनी है, -1। समझ आया होगा ये, ठीक है। ऐसे कुछ क्या है, कुछ और डायमेंशन फॉर्मूले हम निकालते हैं, जैसे कि वेलोसिटी का पता लग गया LT-1। ऐसे अगर मैं कहूँ कि एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होगा बच्चों, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है del v by del t। अच्छा, वेलोसिटी का अभी हमने डायमेंशन निकाला LT-1, और ये क्या है, t का तो t ही होता है, तो t को ऊपर लेके जाओ, तो LT क्या हो जाएगा, LT-1 t की पावर -1, क्योंकि तो ये जगह माइनस का प्लस, तो क्या हो जाएगा LT-2। तो अगर मैं कहूँ एक्सेलरेशन का डायमेंशन कितना होगा, तो LT-2। ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो फोर्स कितना होगा, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का डायमेंशन होता है m, और क्या एक्सेलरेशन का LT-2। तो ये हो गया कितना, MLT-2। ये हमारा क्या है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। ऐसे हम बहुत सारे निकाल सकते हैं। जैसे मान लो हम वो अगर पूछा कि वर्क का बताओ भाई डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसा होगा, तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फोर्स का तो निकाल दिया हमने, MLT-2, और डिस्प्लेसमेंट का हो गया L। तो कितना हो गया, L इंटू L स्क्वायर, तो ML2T-2। अच्छा ठीक है, अगर मैं कहूँ कि पावर का बताओ भाई, पावर का डायमेंशन क्या होगा, तो पावर का डायमेंशन कितना हो जाएगा बच्चों, वर्क अपॉन टाइम होता है, वर्क का ML2T-2 है ना, वर्क का कितना है ML2T-2, T इधर है, ये ऊपर जाएगा, तो ML2T-2, और T की पावर पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगी, तो कितना आ गया हमारा ML2T-3। ये हमारा पावर का डायमेंशन आ गया। ऐसी और भी डायमेंशंस हैं, जैसे कि एनर्जी है, एनर्जी मान लो काइनेटिक एनर्जी का निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। तो मास का क्या होता है, m होता है, और v वेलोसिटी का LT-1 होता है, इसका स्क्वायर कर दो, तो m तो ठीक है, l का स्क्वायर t का -2 जब -2, तो ML2T-2। ये काइनेटिक एनर्जी हो गया। अब पोटेंशियल एनर्जी निकालना है बच्चों, मान लो पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है, mgh होता है, तो m मास m और g एक्सेलरेशन होता है, तो LT-2 एक्सेलरेशन, हाइट क्या होता है L, तो कितना हो जाएगा बच्चों ML2T-2। तो देखो
काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सेम आ रहा है, तो जो जितनी भी एनर्जीज होंगी, ऑल द एनर्जीज हैव ऑल द एनर्जीज, इससे हमको थोड़ा ये भी पता लगता है, ऑल द एनर्जी हैव सेम डायमेंशंस, हैव सेम डायमेंशनल फार्मूला, सेम डायमेंशनल फार्मूला। ऐसे बच्चों अगर मान लो मैं टॉर्क निकालता हूँ, टॉर्क, तो टॉर्क का डायमेंशन क्या होगा, तो टॉर्क इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू, और क्या है ये डिस्टेंस है ये, तो एल हो जाएगा, तो कितना हो गया ये एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो सारी एनर्जीज का तो सेम वो आ रहा है हमारे पास डायमेंशन, लेकिन क्या है टॉर्क का भी वही आ रहा है। तो कोई दो जो फिजिकल क्वांटिटी है, इससे हमको ये पता लगता है कोई दो फिजिकल क्वांटिटी का भी सेम डायमेंशनल फॉर्मूला हो सकता है बच्चों। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, तो तीन एप्लीकेशंस क्या क्या है। पहली एप्लीकेशन है चेकिंग करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, हम फॉर्मूला की करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं डायमेंशन एनालिसिस से, किसी फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं और यूनिट कन्वर्जन कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम पहली एप्लीकेशन समझेंगे हम क्वेश्चन के उससे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा कि हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच। हमें ये चेक करना है कि क्या ये जो इक्वेशन हमारे पास एक्सप्रेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है क्या। तो डायमेंशनली करेक्ट कैसे सीखते हैं, तो इसके लिए हमको एक चीज पता होनी चाहिए, वो क्या है कि एलएचएस का जो डायमेंशन होता है वो आरएचएस के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए। तो आइए यहां देखिए, इसमें क्या है हाफ एम वी स्क्वायर लिखा हुआ बच्चों, और इधर एम जी एच लिखा हुआ है। तो हाफ का तो कोई डायमेंशन वो फॉर्मूला नहीं होता है, एम को रिप्रेजेंट करते हैं, मास के लिए एम लिखा जाता है, और वेलोसिटी जो है उसके लिए लिखा जाता है एल टी माइनस वन। अब वेलोसिटी का स्क्वायर है तो एल टी माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहां पर क्या है मास का डायमेंशन हो जाएगा एम, जी का क्या होता है एल टी माइनस टू, क्योंकि एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो एक्सेलरेशन का एल टी माइनस टू, हाइट क्या हो गया एल, तो ये हो जाएगा कितना एम एल का स्क्वायर टी माइनस टू इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एम एल इंटू एल क्या हो जाएगा एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो देखो भाई इधर भी डायमेंशन आ रही एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और इधर यहाँ दूसरे राइट हैंड साइड में भी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, सेम डायमेंशन है। तो अगर एल एच एस और आर एच एस के डायमेंशन सेम है तो इसका मतलब ये डायमेंशनली करेक्ट हो गया बच्चों। तो इस तरीके से हमने सिर्फ किसके नॉलेज से, डायमेंशनल फॉर्मूले के नॉलेज से हमने करेक्टनेस निकाल दी कि करेक्ट है फॉर्मूला की नहीं है। तो डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला ये, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्या F इंटू वी इज इक्वल टू पी इंटू टी, जहां पे F फोर्स है, V वेलोसिटी है, P प्रेशर है और T क्या है टाइम है। तो देखो भाई डायमेंशन चेक करते हैं, F इंटू वी इज इक्वल टू पी इंटू टी। फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस टू, और वेलोसिटी का होता है एल टी माइनस वन, और प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, इनटू टाइम का डायमेंशन टाइम ही होता है। तो फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस टू, यहाँ पे टी आ गया, अपॉन में एरिया होता है एल स्क्वायर, एल से पावर चलेगी, तो अब क्या है इसको ऊपर लेके आएंगे तो हो जाएगा एम, ये पॉजिटिव की वन पावर है तो नेगेटिव का पावर हो जाएगा, इधर हो जाएगा क्या वन पावर है, टू में से वन गया, वन बच गया माइनस का। तो लेफ्ट साइड राइट साइड में ये डायमेंशन आ गया। अब लेफ्ट में देखो एल इंटू एल क्या हो गया एल स्क्वायर, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री है ना, माइनस माइनस का प्लस टू प्लस वन थ्री हो गया, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री आ गया, और ये क्या आ गया एम एल माइनस वन टी माइनस वन। दोनों साइड अलग अलग डायमेंशन आ रही है, मतलब एल एच एस की जो डायमेंशन है वो आर एच एस के बराबर नहीं हो रही है, इसका मतलब ये डायमेंशनली इनकरेक्ट फॉर्मूला है, डायमेंशनली इनकरेक्ट फॉर्मूला। तो किसी भी एक्सप्रेशन या फॉर्मूले को अगर डायमेंशनली करेक्ट चेक करना है सही है कि गलत है, तो उसके लिए हम डायमेंशन एनालिसिस का यूज करते हैं। तो ये पहली एप्लीकेशन थी बच्चों। आइए अब दूसरी एप्लीकेशन चेक करते हैं। दूसरी एप्लीकेशन में क्या है, वो भी हम फॉर्मूले से वो करेंगे। इसमें क्या करते हैं हम डिराइव करते हैं फॉर्मूला, एक्सप्रेशन को डिराइव करते हैं, किसकी हेल्प से, डायमेंशन एनालिसिस की। तो उसको क्वेश्चन से समझते हैं। मान लो क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड द हाइट। क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो काइनेटिक एनर्जी वो किस किस पे डिपेंड कर रही है, तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रही है किस पे, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एच पे डिपेंड कर रही है। क्योंकि हमें क्या है, हमें क्या बनाना है, हमें एक्सप्रेशन बनानी है। तो मान लो कि मास का जो पावर है वो ए है, जी की पावर बी है और एच की पावर क्या है सी है। अब क्या करेंगे काइनेटिक एनर्जी, तो पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ है कि एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, एनर्जी की डायमेंशन होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू।
ठीक है, तो ये तो डायमेंशन ऐसे होगी भाई, इज इक्वल टू, अब इसकी डायमेंशन क्या हो, मास की डायमेंशन क्या है, मास की डायमेंशन m ही होती है, इसकी पावर a, ऐसी g क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसका डायमेंशन होता है lt माइनस टू, तो इसकी पावर b, हाइट की डायमेंशन l होती है, इसकी पावर c, तो ये हो गया m a l की पावर b, ठीक है, और t की पावर माइनस टू b l की पावर c, तो इज इक्वल टू m l टू t माइनस टू, तो ये कितना हो गया, m की पावर a l की पावर b और l की पावर c, बेस सेम होने पे पावर ऐड हो जाती है बच्चों, तो b प्लस c हो गया ये। अब ये t की पावर माइनस टू b है, इज इक्वल टू ये कितना हो गया, m l स्क्वायर t माइनस टू। तो अब हमें पता है कि डायमेंशन एनालिसिस कहता है कि लेफ्ट और राइट की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, तो देखो m की पावर यहाँ a है, इधर कितनी 1 है, तो इसका मतलब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो ऐसी क्या है, यहाँ पे l की पावर 2 है, इधर b प्लस c है, तो b प्लस c को 2 के बराबर रख लेंगे, और क्या है जो सी t की पावर माइनस टू, और इस साइड क्या है माइनस टू बी, तो माइनस टू को माइनस टू बी के बराबर रखेंगे, तो डिवाइड में आ जाएगा, तो माइनस टू बाई माइनस टू इज इक्वल टू बी, तो कितना आ गया b तो आ गया 1, a1 b1, अच्छा b अगर 1 आ गया तो c कितना आ जाएगा, तो प्लस हो जाके माइनस, c इज इक्वल टू 2 माइनस 1, तो c 1 हो जाएगा, a1 b1 c1, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। तो अब क्या है, जो फॉर्मूला था वो क्या था, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर a मतलब 1, g की पावर b मतलब 1, h की पावर c मतलब 1, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया, mgh। अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा दूं तो यहाँ पे कांस्टेंट k आ जाता है mgh। बस डायमेंशन एनालिसिस में आप कांस्टेंट नहीं निकाल सकते, वो कांस्टेंट दिया होगा या फिर चेक करते हैं कि कहते हो इसकी वैल्यू एक्चुअल वैल्यू 1 होती है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ जाता है mgh। मतलब इस जो ये क्वेश्चन है उसके हिसाब से काइनेटिक एनर्जी mgh आ गया। समझ आया क्या आप लोगों को, ठीक है। अब क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ कि मतलब सेकंड क्वेश्चन लगा लेते हैं, इसी उसका एक्सप्रेशन कैसे डिराइव करते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड करता है बच्चों ऑब्जेक्ट के मास पे, वेलोसिटी पे और रेडियस पे, मतलब सेंटर से कितनी डिस्टेंस है उस पर डिपेंड कर रहा है, उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसकी पावर अगर मैंने ए ले ली, बी ले ली और सी ले ली, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस टू, ठीक है, और एम मास का डायमेंशन एम है, इसकी पावर ए, वी वेलोसिटी एल टी माइनस वन होती है इसकी पावर, और इसकी पावर बी। अच्छा आर का डायमेंशन क्या होता है, रेडियस है तो लेंथ ही, तो एल की पावर सी, तो ये हो जाएगा एम ए एल की पावर बी टी की पावर माइनस बी, ऐसी एल सी है, इज इक्वल टू एम एल टी माइनस टू। तो यहां तो एम ए एल की पावर कितनी होगी, बी माइनस बी, तो जीरो हो गया ये, एल की पावर सॉरी बी प्लस सी कितना हो, एल की पावर बी प्लस सी हो गया है ना, बेस सेम पावर ऐड हो जाएंगे, टी की पावर माइनस बी। अब क्या है, लेफ्ट और राइट साइड में पावर्स को क्या है इक्वेट कर दो, यहाँ एम की पावर वन, इधर ए, तो ए कितना आ गया 1, ऐसे इधर एल की पावर 1, इधर एल की पावर बी प्लस सी, तो बी प्लस सी कितना हो गया 1, और टी की पावर माइनस बी इधर माइनस टू, तो माइनस टू इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो बी कितना आ गया 2, तो बी 2 आ गया, तो 2 रखो, 2 प्लस सी इज इक्वल टू 1, तो सी इज इक्वल टू माइनस आएगा, तो सी आ गया माइनस 1, ऐसी ए 1। तो देखो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एम की पावर ए के, ए है 1, वी की पावर बी, बी कितना है 2, और आर की पावर सी मतलब माइनस 1, डायरेक्टली हटाएंगे इक्वल टू का साइन आएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, तो एम वी स्क्वायर, और ये नेगेटिव पावर है तो अपॉन में आ जाएगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, सेंट्रीपिटल का फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा। तो इस तरीके से, तो अगर ये थोड़ा स्पीड से हो रहा होगा तो आप इसको क्या करना, स्लो उसमें देख लेना, है ना, सारा आ जाएगा, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट अब थर्ड एप्लीकेशन की बात करते हैं। थर्ड एप्लीकेशन में क्या करते हैं, हम यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन करते हैं, मतलब आपको एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, डायमेंशन। मान लो कि 1 मीटर को 100 मीटर में, तो 100 सेंटीमीटर होता है ना 1 मीटर, ये भी तो यूनिट कन्वर्जन हो गया। तो ऐसी कोई बड़ी यूनिट कन्वर्जन है उसके लिए इसका यूज किया जाता है। देखो यूनिट कन्वर्जन के लिए जिसमें आपको कन्वर्ट करना है, मतलब जिसकी वैल्यू निकालनी है, जैसे n2 की वैल्यू निकालनी, मान लो क्या होता है कि जैसे देखो पहला वाला तो n1u1 होता है, इसका कन्वर्जन n2u2 में हुआ है, मतलब सेकंड यूनिट सिस्टम या फर्स्ट यूनिट सिस्टम। तो हमें जब अगर मान लो n2 निकालना है तो n1u1 अपॉन u2। अब हम मानते हैं कि m जो u1 है उसका m1 l1 और t1 होता है डायमेंशन, और u2 का
M2 L2 और T2 होता है, लेकिन पावर क्या होती है, इसकी पावर B ली जाती है, इसकी पावर सॉरी इसकी पावर A और इसकी पावर ऐसे करके लिखते हैं। आपको याद रखना है कि M1 अपॉन M2 की पावर को A ले लेना है, L1 अपॉन L2 की पावर को B ले लेना है, और T1 अपॉन T2 के पावर को C ले लेना है, और इधर हो जाएगा N1 इज इक्वल टू N2 अगर इसकी वैल्यू निकालनी है। अब N2 क्या है देखो, जैसे 1 न्यूटन को हमें कितने डाइन होंगे वो निकालने हैं, तो इसको बोलते हैं N1U1, ये है N2U2, मतलब हमें N2 की वैल्यू निकालनी है कि कितने डाइन होंगे। N1 तो पता लग गया हमें 1, तो N1 की वैल्यू 1 है भाई, यहाँ पे देखो 1। फिर क्या करेंगे, ये देखेंगे ये कौन सा सिस्टम है, ये सिस्टम है MKS सिस्टम। MKS का मतलब होता है लेंथ मीटर में, मास केजी में और टाइम सेकंड में, और ये वाला जो होता है वो होता है CGS सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो अब देखो MKS मतलब जो फर्स्ट वाली M1 L1 T1 है वो MKS सिस्टम है, MKS सिस्टम। तो MKS में बताओ मास किस में होता है, केजी में, तो यहाँ केजी रख लेंगे। और जो सेकंड सिस्टम है CGS वाला है तो उसमें मास किस में होता है, ग्राम में, तो ग्राम रख लेंगे, इसकी पावर A। ऐसी L1 लेंथ किस में है, यहाँ पे मीटर में, और दूसरे वाले सिस्टम में सेंटीमीटर में, क्योंकि वो CGS सिस्टम है, इसकी पावर B। यहाँ पे टाइम सेकंड में, दूसरे में भी सेकंड में, की पावर C। अब ये कैसे डिसाइड करें, ये कैसे डिसाइड करें कि ABC की वैल्यू क्या होगी, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये देखना होगा ये यूनिट किसकी है। तो न्यूटन किसकी यूनिट होती है, फोर्स की, और फोर्स का डायमेंशन क्या होता है ML_T-2, यानी कि M1 L1 T-2। तो जो हमने A लिया हुआ वहां पे M1 by M2 की पावर A लिया हुआ है, वो ये आ गया A, और इसको B ले लेंगे और ये क्या हो जाएगा C, है ना। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो ये जाएगा केजी में कितना 1000 ग्राम, अपॉन में ग्राम, ठीक है, और इसकी पावर A है 1। मीटर में 100 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, अपॉन में सेंटीमीटर की पावर B है 1। सेकंड अपॉन में सेकंड की पावर C, यानी कि आ गया C कितना है यहाँ पे -2। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो कितना आ गया 100 इंटू ये कितना हो गया 100 इंटू सेकंड से सेकंड कैंसिल, 1 की पावर -2। 1 की पावर -2 कितनी होती है, 1 ही होती है। तो सॉरी ये 1000 था, तो ये 3 जीरो, ये 2 जीरो, कितने हो गए 5 जीरो, तो एक के पीछे कितने हो गए 5 जीरो, ऐसे 10⁵। तो यानी कि क्या है, 1 न्यूटन में कितना आ जाएगा 10⁵ डाइन आ जाएगा। सबसे पहले कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, ऑल द सर्टेन डिजिट प्लस द अनसर्टेन डिजिट। कहने का मतलब कि जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे तो जैसे वैल्यू आएगी 2.35 आई वैल्यू, तो इसमें क्या होगा कि जो लास्ट डिजिट होगी उसको हम अनसर्टेन डिजिट बोलते हैं। अनसर्टेन डिजिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब भी आप कोई भी कैलकुलेशन करेंगे तो 100% एक्यूरेट नहीं होगी, उसमें कुछ ना कुछ एरर्स आएंगी, तो वो इस वाले डिजिट में एरर होंगी, और इससे पहले की जो डिजिट आप मेजर करोगे वो एक्यूरेटली मेजर होंगी। तो इन डिजिट्स को बोलते हैं हम सर्टेन डिजिट्स, इनको बोलते हैं सर्टेन डिजिट, और ये जो लास्ट का होगा ये अनसर्टेन डिजिट, एक जो लास्ट की एक डिजिट रहती है वो अनसर्टेन होती है। तो यानी कि सर्टेन और सर्टेन प्लस अनसर्टेन डिजिट, इसका जो सम होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर बोलेंगे। जैसे कहने का मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पे दो सर्टेन डिजिट है, एक अनसर्टेन है, तो टोटल कितनी डिजिट्स होगी 3 डिजिट, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे इसके, 3 क्या हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ऐसे ही क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कैलकुलेशन में डिसाइड करना कि हमें कौन, मतलब हमें 2.35 रखना है, 2.351 रखना है, 2.352, ऐसे करके जो कैलकुलेशन जो वैल्यूज आ रही है वो किस तरीके से रखनी है। इसके कुछ रूल्स होते हैं बच्चों, देखो पहला जो इसका रूल है वो है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगी वो सिग्निफिकेंट होगी। कहने का मतलब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 274, तो 274 ये तीनों क्या है, नॉन जीरो डिजिट, यानी जीरो को छोड़ के कोई वैल्यू है ये, तो इन तीनों को हम क्या कहेंगे कि ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होंगे। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 1 2 3, तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए हमारे 3। अब रूल सेकंड में है कि जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। कहने का मतलब कि जब देखो जैसे कि ये लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ 60003, ये दो नॉन जीरो डिजिट है, इनके बीच में जीरोस आ रखे हैं, तो जो भी दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो भी जीरोस आएंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे देखो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है जीरोस प्रीसीडिंग नॉन जीरो आर नेवर सिग्निफिकेंट। कहने का मतलब अगर कोई ऐसा लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखा हुआ है, जैसे 0.0045 लिखा हुआ है,
तो नॉन जीरो डिजिट से पहले जितने भी जीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी हो जाएंगी, सिर्फ 2। तो अगर कहीं पे लिखा हुआ है 0.0045 तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ऐसे अगर मान लो मैं ऐसे लिख लूं 0.032235 तो नॉन जीरो डिजिट से पहले जो भी जीरोस होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है कि जीरो एट द एंड ऑफ अ नंबर विद डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। मतलब कहने का मतलब अगर मान लो आपने लिखा हुआ 85.00 तो पॉइंट के बाद जितने भी जीरोस होते हैं उनको हम काउंट करते हैं। तो देखो एक ये सिग्निफिकेंट हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पॉइंट के बाद जितने भी जीरो लगेंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 4। लेकिन अगर यही मैं ऐसे लिख लूं, कैसे लिख लूं 8500 तो इसमें क्या है, अगर पॉइंट नहीं है तो जो लास्ट के ट्रेलिंग जीरोस होंगे वो काउंट नहीं होंगे। तो ये इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, 2। यानी 8500 में कितने हो जाएंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। वैसे देखो 400, जैसे 400 लिखा हुआ, 400 में क्या है 400 लिखा हुआ, पॉइंट तो है, डेसिमल नहीं है यहाँ पे, तो डेसिमल नहीं है तो ये जीरो काउंट नहीं होंगे, सिर्फ ये हमारा सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा यहाँ पर, 1। तो ये कुछ क्या है रूल्स है। एक और रूल होता है जैसे कि मान लो लिखा हुआ 2.32 into 10⁻12, ये हमारा 6th रूल है, ठीक है। इसमें ऐसे लिखा हुआ तो यार 10 टू द पावर कितनी है, 12। ये पावर वाली चीजें हम काउंट नहीं करते, ये लिखने 2.32 है ना, तो 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ऐसे मान लो ऐसे लिखा हुआ 2.01 into 10⁻2 तो ये काउंट नहीं होगा, ये काउंट होगा, 1 2 3 तो कितने हो गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। मान लो ऐसा लिखा हुआ 2.00 into 10�3 तो इसमें कितने हो जाएंगे, 1 2 3, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का काउंट होते हैं, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। तो ये कुछ रूल है, बहुत आसान से रूल, ठीक है। एक और रूल है कि अगर मान लो ऐसे लिखा हुआ है 2.32 और सेंटीमीटर यूनिट आती है, मान लो कहीं पे यूनिट, तो यूनिट से पहले जो भी लिखा होगा वो सारे काउंट होते हैं, तो 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। मान लो ऐसे लिखा हुआ 2.30 सेंटीमीटर तो 1 2 3 काउंट हो जाएंगे ये। अगर मान लो ऐसे लिखा हुआ 200 सेंटीमीटर तो 1 2 3 काउंट हो जाएंगे। समझ आएगा आप लोगों को। तो ये थे हमारे क्या सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब क्या होता है बच्चों कि जब हम मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन होती है तो मल्टीप्लिकेशन या एडिशन करते हैं, इसके भी कुछ रूल्स होते हैं। तो इसके क्या रूल हैं वो बताते हैं आपको। जैसे मान लो कि आप ऐड कर रहे हो, आप ऐड कर रहे हो 1.32 को और प्लस 1.1 को, तो 1.32 और 1.1 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 2.42। लेकिन जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, देखो जो इनमें से लीस्ट मतलब कम, सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर जिसमें होंगे आंसर उसी में होगा। देखो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे कितने हैं, 2, तो जो हमारा आंसर होगा वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में होगा, यानी कि 2.4 हो जाएगा। सिर्फ आंसर लिखेंगे 2.4। आ तो रहा है 2.42 अप्रोक्सीमेट करके, मतलब हम दो सिग्निफिकेंट फिगर लिखेंगे तो 2.4 हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे मान लो कि 1.3 और 1.32 इंटू 1.11 करो, तो मान लो कि इसका मल्टीप्लाई करके आया 2 3 2 4 4 ऐसे करके आया, और 1 2 3 प्लेस यहाँ पॉइंट लग गया ऐसे। अब क्या है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3, और इसमें कितने हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर लिखेंगे। तो देखो आंसर आ रहा है 23.244, तो मिनिमम कौन सा है यहाँ पे 1.1, तो यानी कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, आंसर क्या लिख लेंगे हम, सिर्फ 23 लिखेंगे। समझ आएगा। तो मल्टीप्लीकेशन हो चाहे एडिशन हो चाहे डिवीजन हो, जब भी हम क्या करेंगे उन ऑपरेशंस को करेंगे तो जो मिनिमम सिग्निफिकेंट वाला नंबर होगा आंसर भी मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर में ही लिखा जाएगा। समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।